हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोमेंटम के डेफिनेशन से। तो मोमेंटम का डेफिनेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो कहीं पर भी डेफिनेशन लिखा रहता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन की क्या क्वांटिटी है वो हम लोग मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले समझो कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए जिसका कि मास है, मास समझ लो आप 2 kg ले लो। दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हो जो कि थोड़ा बड़ा मास है, ये आप 5 kg ले लो। ठीक है, दोनों को आप 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करवाते हो, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करवाते हो। दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो सब कुछ बोलोगे सर 2 kg को भी 5 से फेंक रहे हैं, 5 kg को भी 5 से फेंक रहे हैं, तो अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा इन दोनों के मोमेंटम में, क्योंकि ये जो इफेक्ट क्रिएट करेगा और ये जो इफेक्ट क्रिएट करेगा दोनों में ही अंतर होगा। सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है बट मास अलग अलग होने के कारण उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। इट मीन्स ये जो फोर्स बनाएगा, जो फोर्स डालेगा, इस मोमेंटम के कारण जो फोर्स आएगा वो दोनों का वैल्यू बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, मास में डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो कि आप दो ऑब्जेक्ट ले लो, ये ले लो 2 kg का और ये भी ले लो 2 kg का, लेकिन इसे आप मूव करवाते हो 5 मीटर पर सेकेंड से और इसे आप मूव करवाते हो 20 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों में क्या अंतर आएगा? दोनों में अंतर आएगा, दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा। आपका मास सेम है बट वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्रिएट किया गया फोर्स वो अलग होगा और ये फोर्स अलग होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है, जो फोर्स का इफेक्ट होता है, वो मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय द कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास वेलोसिटी मिल के ही फोर्स के इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, अगर आप मान लो कि 2 kg और 5 मीटर से बढ़ा, 2 kg है और ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से डाल रहे हो, तो ये फोर्स कुछ लगाएगा, मान लो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। लेकिन चाहते हैं कि हम उसे और मूव करवाना और जोर से चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 5 kg ले लोगे और उसके साथ में उसको उसी वेलोसिटी से मूव करवाओगे, तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो कि आप एक ट्रक के बारे में बात करो, एक ट्रक है, ठीक है, और एक कार है। ठीक है, तो ट्रक की वेलोसिटी भी आप रखो 40 किलोमीटर पर आवर और कार की वेलोसिटी भी रखो आप 40 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है ये बता दो आप। ठीक है, अगर ट्रक ने किसी चीज को धक्का मारा होगा, कोई भी चीज हो, कोई कॉमन चीज है, साइकिल को, या फिर मान लो किसी स्टोन पे धक्का मारा होगा, तो वो उस स्टोन पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, उस स्टोन को तोड़ भी सकता है, या कुछ भी होगा उसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज्यादा खराब या नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर कार की बात करते हैं तो कार उससे कम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है दोनों के कम इम्पैक्ट के ज़्यादा इम्पैक्ट में? दोनों का रीजन है कि इस ट्रक का मास ज़्यादा होता है और कार का मास कम होता है। तो इससे हमें ये क्वांटिटी के बारे में पता चला, मोमेंटम। ठीक है, आखिर सेम मास अलग अलग वेलोसिटी से जाने पे, सेम मास अलग अलग वेलोसिटी से जाने पे अलग अलग इम्पैक्ट क्यों क्रिएट करता है? आखिर उसमें है क्या चीज़? तो उसमें है मोमेंटम। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोग समझ सकते हैं, दोनों डेफिनेशन हो गया इसका। अगर मैं इसके फॉर्मूला के बारे में बात करूं, फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। ठीक, ये डाटा क्लियर हो गया। उसके बाद वेलोसिटी हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस वजह से ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपका बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मिल गया मोमेंटम का फॉर्मूला, p इक्वल्स टू एम वी। तो फॉर्मूला की चर्चा हो चुकी है। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, मास का क्या होता है? केजी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड।
तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया हमारे पास मोमेंटम का। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force applied on any object is directly proportional to the rate of change of momentum। देखो, रेट जैसे ही लग जाता है वहां आप समझ लो कि डिवाइड बाय टाइम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, रेट जैसे ही लगता है डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। तो किसका चेंज है? मोमेंटम का चेंज है। और हम मोमेंटम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो पूरा चेंज ऑफ मोमेंटम को आप डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस P1। ठीक है, अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन क्या है समझो। सबसे पहली बात, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m लिया, इसको मैंने मूव करवाया। तो मूव करवाने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए, और फोर्स की वजह से ये मास इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो सपोज करो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा, और आपने इस पर फोर्स क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है F। तो अब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो इससे आपका मोमेंटम क्या मिल जाएगा? तो P इनिशियल इक्वल्स टू, ठीक है, P इनिशियल इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल की बात हो रही है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं यहाँ रखता हूँ m इंटू यू। वहीं अगर मैं बात करता हूँ P फाइनल की, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? ये हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बात? यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने ये कहा कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना मोमेंटम उसमें चेंज होगा पर यूनिट टाइम, वही उसके फोर्स को भी बताता है। सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको आप लिख सकते हो। तो ये है इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम। अगर मैं इस लॉ के हिसाब से यहाँ पे चलूँ तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहा जा रहा है? देखो, इसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्स जो कि हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आगे चलो, फोर्स को हम लोग किसे लिखेंगे? एफ से लिखेंगे। तो फोर्स हो गया हमारा एफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं अगर, तो डेल्टा पी, डेल्टा पी ये है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम या टी रख दो आप। ठीक है, जिस टाइम ड्यूरेशन में वो चेंज हुआ। ये मिल गया पहला स्टेटमेंट यहाँ से। ठीक है, अब बात करेंगे F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे, और यहाँ आप डेल्टा पी करोगे और ये तुम्हारा डेल्टा टी हो जाता है। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो हर जगह 1 रख दो। ठीक, देख लो, अगर इसका 1 रखने से, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम अगर यूनिट है और यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू भी तो आपका वही हो रहा, 1 हो जाएगा ना। तो F इक्वल्स टू के इंटू 1/1, तो यानी 1 इक्वल्स टू के इंटू 1/1, तो के का वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा पी के बारे में चर्चा करो। डेल्टा पी आपका है क्या? तो फाइनल चेंज, ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखो यहाँ पे पी एफ माइनस पी आई, पी एफ कितना है आपका? एम भी माइनस, और पी आई कितना लिया है आपने? एम यू लिया है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एम यू। मैं इस डेल्टा टी के जगह सिंपल टी रख देता हूँ। क्लियर हो गया? अब देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या बन गया तुम्हारा? एम भी और एम यू, एम कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? भी माइनस यू बाय टी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू भी माइनस यू बाय टी। अब ये समझो, ये जो मैंने लिखा भी माइनस यू बाय टी, ये कहाँ से आ रहा है? कहीं से आपको दिख रहा है कि नहीं? आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर 1 में आप चेक करो फिजिक्स का, इसमें v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आप फोर्स इक्वल्स टू m इंटू
v माइनस यू बाई टी, इसके जगह क्या रखोगे, ए रख दोगे, तो मास इंटू ए, तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हमें ये फॉर्मूला मिलता है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया, ये पूरा डेरिवेशन हो गया, और ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का अगर आप यूनिट रखना चाहते हो तो हम तो ये जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास का यूनिट होता है केजी, नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट मीन्स न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एन है तो एन के जगह ये पूरा सिस्टम आ जाएगा, एन के जगह ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1n रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो रह जाएगा, एन के जगह ये पूरा रख दो, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। 1 न्यूटन का डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, when an object of 1 kg moves with an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि द फोर्स इज 1 न्यूटन। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट में, मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूँ यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट में आपने मास समझ लो इसका 1 kg है, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास और ये हो गया एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के कारण जो फोर्स हमारा बनता है, यानी जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा 1 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया।